नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देश किसी अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। देश में गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं, ये भी आपने कई बार सुना होगा। लेकिन आपने कुछ दिनों पहले मिजोरम में जो घटना हुई, जिस प्रकार से महिलाओं को नग्न करके, किसी खास समुदाय की महिलाओं को, किसी खास समुदाय के लोगों द्वारा जिस तरीके से सड़कों पर दौड़ाया गया, और उसके बाद जो घटना हुई, जिसका कहा जा सकता है कि सीधा सीधा बखान कर पाना इंसानियत के लिए संभव नहीं है। ऐसी घटना जब होती है तो जिस केंद्र की सरकार है भाजपा की, या मणिपुर में जो भाजपा की सरकार है, उस पर सीधे तौर पर आरोप लगता है और इस्तीफे की मांग की जाती है वहां के मुख्यमंत्री की। लेकिन ऐसी ही घटना बिहार में हो जाती है। बिहार में एक तरफ जहां एक व्यापारी और उसके अंगरक्षकों का नरसंहार कर दिया जाता है, वहीं बेगूसराय में एक प्रेमी जोड़े को निर्वस्त्र करके उन्हें घुमाया जाता है, वीडियो बनाया जाता है। निश्चित तौर पर ये दो घटनाएं बिल्कुल अलग अलग राज्यों की है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हुई हैं। लेकिन क्या मणिपुर की घटना पर विपक्ष हंगामा करेगा और बिहार की घटना को इग्नोर कर देगा? हमारे साथ इन पूरी चर्चा के दौरान हमारे गेस्ट हैं रजनीश कुमार जी, जो कि आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, मणिपुर वाली घटना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे पहले इस मणिपुर वाली घटना पर बिहार में अगर चर्चा शुरू हुई है तो वो केवल आपकी वजह से हुई है। आपने पिछले इंटरव्यू में मुझे आज से लगभग 1.5 महीने पहले आपने कहा था कि मणिपुर जिस स्थिति में है, अगर भाजपा ध्यान नहीं देती है, नरेंद्र मोदी ध्यान नहीं देते हैं, तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। निश्चित तौर पर एक पूर्व सैनिक होने के नाते आपने जो आकलन किया था, जिस तरीके से गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने की आपने बात कही थी, वो तो अब सामने आ गई है। लेकिन बिहार की इन घटनाओं को कैसे छोड़ देंगे? बिहार में भी तो जंगल राज वापस आ गया, कह रहे हैं लोग। नहीं, मणिपुर का ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है कि वहाँ एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से हो रहा है। और ये जो कभी भी कहीं भी, मणिपुर हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान हो, कहीं भी अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है, औरतों पर अत्याचार होता है, वो भी इस तरह का अत्याचार होता है, तो उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी देश की जनता को आगे बढ़ के, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसका पूरी तरह से प्रतिरोध होना चाहिए। हिंदू धर्म में और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंसेरिन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर रिलीजियस सिस्टम, कि वी मस्ट प्रोटेक्ट द चैस्टिटी एंड मोडेस्टी ऑफ द लेडी एट एनी कॉस्ट। नहीं तो महाभारत की लड़ाई क्यों हुई? द्रौपदी की बेइज्जती के लिए ही भगवान कृष्ण टाल भी सकते थे। लेकिन अब महाभारत सीरियल देखिए, उन्होंने साफ कहा कि द्रौपदी के अपमानकर्ताओं का रक्त इस धरती पर गिरेगा, श्योर है। रावण का वध क्यों हुआ? सीता जी को बेइज्जती करने के लिए। तो कोई भी सिविलाइजेशन है, अगर उसमें लेडीज की मोडेस्टी सुरक्षित नहीं है। मैं अश्वत्थामा का एक बात याद दिलाता हूं, दुर्योधन उसको द्रौपदी को गाली नहीं देने के लिए उकसा रहा था कि अरे तुमने द्रौपदी को कुछ नहीं बुलाए हो। तो अश्वत्थामा का जो एक लाइन था, माने क्या बोल रहा है कि अगर मुझे दुश्मनी होगा तो मैं मार दूंगा द्रौपदी को या किसी भी औरत को, लेकिन मैं उसके साथ व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं उसे अपमानित नहीं करूंगा। तो ये जो मैती लोगों ने जो कुकी महिलाओं के साथ किया, या जो आप बेगूसराय में बोल रहे हैं या राजस्थान में हो रहा है, अगर किसी को किसी से दुश्मनी है तो उस महिला को मार दे, दैट इज फार बेटर देन मेकिंग ए सेक्सुअल असॉल्ट ऑन हर, और ऐसे नेकेड होके उसको घुमाना। इससे नहीं, क्योंकि हेलो सर, क्योंकि और मणिपुर की जो सरकार, जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह साहब, वो मणिपुर में अभी बहुत ही पॉपुलर है, माने उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर है। और इसलिए बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट न टच कर रही है और न कोई कुछ कह रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी में पॉपुलोक्रेसी इसका नाम नहीं है, इसका नाम है डेमोक्रेसी। मतलब आप एक रूल बनाइए और फिर अब बहुमत से चलाइए। ये नहीं कि बहुमत के नाम पर आप कुछ भी कर दीजिए। वैशाली का गणराज्य क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि उसने आम्रपाली का बेइज्जती किया था। आम्रपाली सबसे सुंदर महिला थी, वो घर बसा के अपना गृहस्थ जीवन जीना चाहती थी, लेकिन सारे लौंडे लफारों ने मिलके उसको नगर वधु बनने के लिए मजबूर कर। दैट इज पॉपुलोक्रेसी। या पॉपुलोक्रेसी इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी। तो ये जो मणिपुर में पॉपुलोक्रेसी के कारण प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं कह रहे हैं या कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो वहां पर जो कल रामगोपाल यादव जी ने कहा
कि आप 1 महीने के लिए कम से कम चीफ मिनिस्टर को हटा दीजिए, हाउस को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दीजिए और राष्ट्रपति शासन लगा के दोनों पक्षों को बैठा करके, और इसमें तभी शांति आएगी, क्योंकि वहां गैस जमा है और गैस लाइटर का काम कर रहा है ये सब अक्रेंस। जैसे गुजरात में मोदी साहब को अपने एक्सपीरियंस है, दंगा के बाद उन्होंने कैसे कंट्रोल किया था, उन्हें हिंदू धर्म के सारे रिलीजियस लीडर को अरेस्ट करवाया था और मुस्लिम के सारे क्रिमिनल को अरेस्ट करवाया। आज सेम सिचुएशन है। जो कुकी लोग हैं, मिजो, ये बर्मा से, मिजो तो नहीं इन्वॉल्व है, कुकी लोग जो बर्मा से घुसा है मैक्सिमम, आज जो सारे ड्रग्स का बिजनेस उनके कंट्रोल में, और बर्मा बॉर्डर पे जो पहले पाकिस्तान बॉर्डर पे प्रेशर था, आज बर्मा बॉर्डर से प्रेशर है, चाइना और बर्मा मिलके ड्रग्स घुसा रहा है। और आप पहले मैं बोला भी था, उसने तो बम, हवाई जहाज से बम गिरा गिरा करके इन लोगों को भारत में घुसा रहा है, कुकी, मिजो, इन लोगों को। एक तो पॉपुलेशन ओवर फ्लड हो रहा है। तो सरकार, मैं जो कह रहा हूं 3 स्टेप जो मुझे लग रहा है ऑन द स्पॉट से, जो चूड़ाचांदपुर आप जाके देखिए या कांगपोकी जाके देखिए, जहां कुकी लोग का बहुमत है, 3 बात है सोल्यूशन। पहला, भले 1 महीना के लिए हो, चीफ मिनिस्टर साहब को हटा के हाउस को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल, इससे एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जाए कि गवर्नमेंट न्यूट्रल है। दूसरा, आर्मी को टेक ओवर कर दे, आर्मी फ्री हैंड ले, और ये जितने ड्रग्स कॉन्ट्रैक्टर इनको मार दे या सीधा जेल भेजे, और मेटी के जितने लीडर हैं जो गैस लाइटर का काम कर रहे हैं इनको अरेस्ट कर। ये 3 स्टेप से मुझे लग रहा है, और इन लोगों ने जो महिलाओं के साथ अपराध किया है, चाहे कहीं भी किया हो, ऐसे लोगों को जो किसी को मार देने का अपराध है, उससे भी बड़ा अपराध, इनके साथ वैसा ही जो भारतीय कानून है वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा जो मानना है, प्राइम मिनिस्टर साहब को इंटरफेयर करना चाहिए, नहीं तो उनका सारा इमेज अभी खराब हो जाएगा। जो फ्रांस में जाकर उन्होंने बोला है, मैंने ट्वीट में भी लिखा। जी, आपने बहुत स्मार्टली ये बात कह दी कि प्रधानमंत्री और भाजपा को अपनी साख बचाने के लिए मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए कम से कम 1 महीने के लिए। क्या बिहार में आपको लगता नहीं है कि जंगल जैसी परिस्थिति बन गई है, यहाँ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा कुछ करना चाहिए? भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो गई, बीच सड़क पर लाठीचार्ज हुआ, फिर आपने देखा किस तरीके से, अब बेगूसराय की घटना को ले लीजिए, राजगीर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी कल ही। नहीं, ये तो पुलिस प्रशासन जो हो रहा है ये तो गलत बात है ही, जंगल राज की वापसी वाली बात नहीं है। मेन बात क्या है कि पुलिस का सारा पावर गया हुआ है इन शराब और स्मगलर्स को पकड़ने में, दारू स्मगलरों में, और डेली कोई ना कोई प्रदर्शन होते रहता है। पुलिस के पास खाली टाइम ही नहीं है कि चोर, डाकू और मर्डर करने वालों को पकड़े। मैक्सिमम आज के दिन आप भी जानते हैं, एक जगह कहीं मर्डर हो गया और कहीं पे ये शराब और दारू पकड़ा रहा, तो पुलिस पहले इनको पकड़ने जाता है। तो पुलिस की प्रायोरिटी चेंज हो गई है और उतना पुलिस है ही नहीं। तो इनएफिशिएंसी जो बढ़ा हुआ उसका एक कारण ये भी है, लेकिन कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। जंगल राज करना भी गलत है, लेकिन पुलिस को प्रीएम्प्टिव होना चाहिए। और बिहार पुलिस का एक आप ट्रेंड देखिएगा तो अक्रेंस होने के बाद वो कार्रवाई करती है, उसके पास इंफॉर्मेशन रहता है लेकिन वो पहले कार्रवाई नहीं करती। जबकि दिल्ली पुलिस का आप ट्रेंड देखिएगा तो दिल्ली पुलिस के पास अगर इंफॉर्मेशन है तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करती है। ये पुलिस लीडरशिप का प्रॉब्लम है इसको। और जहां तक वो जो पुलिस लाठीचार्ज में मारा बीजेपी वर्कर को, तो पुलिस को ऐसे मामलों में सावधानी बरतना चाहिए। कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स पर ऐसे नहीं मारना चाहिए कि कोई मर जाए। पुलिस को कहा हुआ है कि आप 45 डिग्री तक लाठी मत उठाइए, 10 डिग्री 12 डिग्री। कश्मीर में ऐसे नहीं करते। वो पुलिस वाले को लाज नहीं आता है किसी को मार देने से, रात में उसको नींद आता है, जरूर बहुत टारगेट करके एक बंदे को मारा होगा। जी, मेरा अगला सवाल है, शिक्षा विभाग को लेकर हमने जो आखिरी बार चर्चा की थी, कई दर्शकों ने उस पर प्रतिक्रिया भी दी थी। हमने देखा था कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग का विवाद हुआ था शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच में, के पाठक धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। आज भी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो विवादित हो सकता है। लगभग 7,000 शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी और उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपनी ड्यूटी सही ढंग से निभा नहीं रहे हैं। कोई एब्सेंट रहता है तो कोई अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व है। इसे कैसे देख रहे हैं आप?
नहीं, देखिए पाठक साहब का जो फर्स्ट स्टेप है कि ये उनका ड्यूटी भी था और उन्होंने अपनी ड्यूटी किया है कि पहला काम होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस का कि आप इंश्योर कीजिए कि लोग टाइम से आए और टाइम से जाए। तो पहला जो उन्होंने मूव किया है इसका भूरी भूरी प्रशंसा पूरा बिहार कर रहा है और सब कर रहा है। अब वो जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वो लॉफुल एक्शन ले। जैसे किसी पर कार्रवाई करने का जो रूल होता है, अब हो सकता है वो बीमार हो सकता है उसको कोई अर्जेंट काम हो, तो आप उसको शो कॉज नोटिस दीजिए, उसको टाइम दीजिए और एक ट्रिब्यूनल से फैसला करवाइए। पुलिस तो जज नहीं है ना, अगर उसको रिकमेंड करता है डिसमिसल का तो डिसमिस कर दे। ये नहीं कि आप अपने मन से करते रहिए, इससे बाद में उनकी बदनामी भी होगी। तो ऐसे वो नहीं चलाए, यही एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने उनको कहा। और सबसे बड़ा बात मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, विक्रम साराभाई कहते थे कि इंस्टीट्यूशन में दो तरह का मैनेजमेंट होता है, एक होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट, एक होता है टेक्निकल इनोवेटिव मैनेजमेंट। टीएन सेशन आए थे, टीएन सेशन साहब ने इलेक्शन कमीशन को कितना अच्छा करके गए आप जानते ही हैं, सब जानता है इलेक्शन कमीशन कितना मजबूत हुआ। तो पाठक साहब कंपनी कमांडर की तरह लड़ रहे हैं, दरोगा की तरह लड़ रहे हैं। वो एक डीजीपी की तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करे जिससे कि ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाए। और उसके लिए क्या है कि वो अपने अफसरों को भी ट्रेंड करे। टाइम हो तो मैं छोटा बात कहना चाहता हूँ, टीएन सेशन साहब तमिलनाडु में आप जाइए तो तमिलनाडु में सरकारी बस का सबसे विशाल नेटवर्क है और सबसे एफिशिएंट नेटवर्क है। टीएन सेशन उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। यू विल नॉट बिलीव, सेशन साहब ने अपने से ड्राइवर का लाइसेंस लिया और बस चलाया रात में तिरची रोड पर जी, जिससे कि उनको ड्राइवर कैसे चल रहा है उसका एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने एक दिन पूरा 8:30 से 1:30 तक कंडक्टर का काम किया, उन्होंने मैकेनिक का काम किया कि कैसे गियर बॉक्स क्लीन करते हैं एओ। और उसके बाद उन्होंने जो चेंज लाया तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, वो एक तरह का वाटर शेड था। तो पाठक साहब अपने बीओ को, एसडीपीओ को बोले कि स्कूल में जाए, दूर दराज के स्कूल में जा एक एक महीना पढ़ाए और उस फीडबैक को ले, वो जल्दी जल्दी से नहीं कार्रवाई करे और उससे उनको पता चलेगा कि टीचर को प्रैक्टिकली क्या डिफिकल्टी है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, टीचर कहाँ इन्वॉल्व है खाना बनाने में हो, फिर वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करे। तीसरा बात मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी भी डिपार्टमेंट में मिनिस्टर में और अफसर में झगड़ा दो ही बात का होता है, पोस्टिंग और प्रमोशन। अब शिक्षा विभाग में देखिए एसडीपीओ का पोस्टिंग का बड़ा झगड़ा होता है। जैसे समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, ये सब बहुत ही रिच जिला माना जाता है, यहाँ पे एसडीपीओ सब पैसा दे दे के आता है। दरभंगा, सुपौल, ये सब बहुत ही पुअर जिला माना जाता है, कोई जाना नहीं चाहता। तो जैसे फौज में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो एक इंस्टीट्यूशन बनाए, पोस्टिंग का पॉलिसी बनाए कि भाई एक एसडीपीओ एक डिस्ट्रिक्ट में पूरे लाइफ टाइम में एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, या कम से कम 10 साल के इंटरवल पे जाएगा। हम लोग चाह रहे थे समस्तीपुर का एसडीपीओ ट्रांसफर हो, डीओ ट्रांसफर हो, तो इसमें अफसर नहीं करे, नहीं तो खाली अफसर करेगा तो ब्लेम जाएगा कि अफसर पैसा लेके कर रहा है, मिनिस्टर करेगा तो जाएगा कि मिनिस्टर पैसा लेके कर रहा है। तो वह इसको कंप्यूटराइज करके एक मैनुअल बनाए, पॉलिसी लाए और मिनिस्टर से साइन करवा के उसको लागू करे। ये होगा उनका इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। दूसरा होता है प्रमोशन का झगड़ा। आज के दिन क्या होता है, कोई हेडमास्टर को आरडीडी बना देता है। आरडीडी अपने मन से किसी ये जो वेतनमान का रेंज है इनका ग्रेड पे 4600, 5400, 6800, अपने मन से सिलेक्टिव प्रमोशन करता है। तो एक प्रमोशन पॉलिसी पाठक साहब बना दे कि इतना दिन का सर्विस है तो इतना नंबर होगा, आप टाइम से आते हैं तो इतना, आपकी स्कूल के परफॉर्मेंस का इतना मार्क्स होगा, और उसके हिसाब से पैनल पब्लिश होगा और लोग को प्रमोशन जो भी हो शिक्षाविद से बहस करके, जिससे कि इसमें आरडीडी, डीईओ, बीओ का तो रोल ही नहीं है, डी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, इन सब का रोल कम हो जाए और ट्रांसपेरेंसी आए। नहीं तो मिनिस्टर अफसर, मिनिस्ट्री अफसर में झगड़ा होगा और ब्लेम चलते रहेगा। तो जब तक पाठक साहब है ठीक है, ये चले जाएंगे, फिर बेईमानी शुरू हो जाएगा।
जी। तो ये इम्प्रूवमेंट पर अब उनको ध्यान देना आप- चाहिए, जो नहीं दे रहे। आप मान रहे हैं कि के पाठक सही है? एक्शन सही कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी मैनेजमेंट में बिजी है, बाद में इसे उनको ब्लेम होगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन में जो मैं कह रहा हूं, प्रमोशन पोस्टिंग और उनके अफसर को जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस चाहिए, वो अपने अफसर को भेजे स्कूल में, पहले 1-1 महीना काम करवाए एज हेडमास्टर एंड एज ए टीचर, फिर उनके पास करेक्ट फीडबैक होगा। रजनी जी, आखिरी सवाल हाँ है सर। मेरा। खबर आ रही है कि फिर से मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऑलरेडी 2 मंत्री आपके राजद कोटे के, एक भूमिहार कोटे के और एक राजपूत कोटे के, उनको छुट्टी हो चुकी है उनकी। खबर आ रही है कि इस कोटों में भी वृद्धि की जा सकती है। फिर खबर आई कि कांग्रेस भी इसको लेकर बैठक कर चुकी है। अंततः फैसला नीतीश कुमार को करना है। किस तरीके से आप देखते हैं ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें राजद को क्या मिलना चाहिए आपके हिसाब से? नीतीश जी के प्रेशर में आना ही नहीं चाहिए। आरजेडी को अपना एजेंडा प्रेस करना चाहिए कि हम लोग का A to Z पॉलिसी था, हम लोग के कोटे का मिनिस्टर खाली है, तो ये जो सवर्ण समाज का आज एक भी मिनिस्टर नहीं है, तो इलेक्शन के समय और पब्लिक की आंखों में खटक रहा है कि जो भूमिहार समाज है, ब्राह्मण है, लाला है, राजपूत है, इस समाज से कोई नहीं है मिनिस्टर। तो लाला से तो कोई है ही नहीं, न नीतीश जी में है, न आरजेडी में है, तो सबका एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो इन समाज से मिनिस्टर बनना चाहिए और बोर्ड आयोग का गठन तुरंत होना चाहिए, जिसमें कार्यकर्ताओं का जो दिन रात मरते रहता है। मिनिस्टर और एमएलए तो पूरी जिलेबी खा रहे हैं, लेकिन चुनाव में जो कार्यकर्ता घर से रोटी खा के दिन रात लगे रहते हैं, उनका क्या हुआ? बोर्ड आयोग का कुछ हो नहीं रहा। और बोर्ड आयोग का गठन करना एक संवैधानिक जिम्मेवारी है, तो आरजेडी इसके लिए भी प्रेस करे। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, मैं पहले भी कहा हूं कि सवर्ण आयोग का गठन, इसमें मुझे लग रहा है जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट बाबू ललन सिंह माने अरंगा लगा के रखे हैं, होने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि लखीसराय में एक बार उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना होने दो। जातीय जनगणना का सवर्ण आयोग से क्या लेना देना? हम तो सवर्ण आयोग इसलिए चाहते हैं कि सवर्णों का जो प्रॉब्लम है, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है, उनके जो गरीब हैं उनको स्कॉलरशिप का बात हो या उस पर अत्याचार हो, तो सवर्ण आयोग पुलिस को करेक्ट फीडबैक दे। इस सब के लिए चाहिए, तो ये सब गठन और प्रक्रिया तेजी से किया जाए। तो आरजेडी को जेडीयू के प्रेशर में नहीं आके अपना एजेंडा को आगे लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, आपने हमसे बात की। विभिन्न मुद्दों पर हमने आज सार्थक चर्चा की। मणिपुर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े हिस्से को वो इम्पैक्ट कर रहा है। देश की जो छवि है वो विदेशों में धूमिल कर रहा है। मणिपुर की घटना हो या बिहार की घटना हो, निश्चित तौर पर हम सभी घटनाओं पर को लेकर काफी सेंसिटिव है, बातचीत करते हैं। और रजनीश जी जो कि हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, मैं बार बार इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में अपना जो विशेष सैन्य ज्ञान है वो भी हमसे ये साझा करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।